हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य की विधायिकाएं। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हमारे देश में लोकतंत्र का मंदिर है, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जहां पर कानून बनते हैं। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करेंगे। तो पार्लियामेंट हमारे देश में क्या करती है बच्चों? आपको मालूम है कि पार्लियामेंट हमारे देश में कानून बनाती है। तो पार्लियामेंट का काम हमारे देश में क्या है? कानून बनाने का काम है। और स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है? राज्यों में कानून बनाने का काम है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश में लोकतंत्र के मंदिर हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जहां पर देश और राज्य के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि ये जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं, जो लोकतंत्र के पवित्र स्थान हैं, इनकी मर्यादाओं को कई बार लांघते हुए भी देखा गया है। हमारे देश की संसदों में जय श्री राम, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। रिलीजन एक बहुत ही, कहते हैं कि, पर्सनल चीज होती है और उसे आपके घर के चार दीवारों में ही कैद रहना चाहिए। जब आप सुबह अपने घर से निकलें तो अपने धर्म को अपने घर के अंदर छोड़कर निकला करिए। लेकिन हमारे देश की संसद में जो सांसद हैं, वो शपथ लेते दौरान जय श्री राम, राधे राधे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, जो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की, जब हम बात करते हैं बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का काम हमारे देश में क्या होता है? तो पार्लियामेंट का काम हमारे देश में है टू मेक द सेंट्रल लॉज। पार्लियामेंट का काम है हमारे देश में केंद्रीय कानून बनाना, केंद्र सरकार के कानून बनाना, जैसे डिफेंस पे, रेलवे पर, इन सब चीजों पर कानून बनाना, ये सब पार्लियामेंट के काम हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का जिक्र भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में बताया गया है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल नंबर 79 से 122 के बीच हमारे देश की संसद का जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 79 से 122 के बीच संसद का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट होती है, ये बेसिकली कैसी होती है? ये बाई कैमरल होती है। बाई कैमरल बोले तो दो सदनीय, बाई कैमरल बोले तो दो सदनीय। होता क्या है कि बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि संसद जो है वो यूनिकैमरल होती है, लेकिन हमारे देश की संसद जो है वो बाई कैमरल है, बोले तो दो सदनीय संसद हमारे देश में है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79 के बारे में, अगर हम आर्टिकल नंबर 79 की बात करें, तो पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश में, उसमें सबसे पहले एक सदन आता है जिसको हम कहते हैं अपर हाउस। एक सदन आता है जिसे हम कहते हैं अपर हाउस। उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा भी कह सकते हैं।
अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है हमारे देश में एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि ये जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, भंग नहीं किया जा सकता। इट इज अ परमानेंट हाउस। तो राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ये एक परमानेंट हाउस होता है। ये अपर हाउस है और इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में इसका जिक्र किया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा लोअर हाउस, निचला सदन, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और ये जो है हमारे देश में एक टेम्पोरेरी हाउस होता है, मतलब कि इसे जो है हम भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति से डिसॉल्व करते हैं। इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में किया गया है। तो हमारे देश की संसद बाई कैमरल होगी, एक राज्यसभा होगा, एक लोकसभा होगा। इसके साथ साथ हमारे भारत के राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो हमारे देश में होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ना तो वो लोकसभा सदस्य हैं और ना ही वो राज्यसभा सदस्य हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति ना तो लोकसभा सदस्य हैं ना राज्यसभा सदस्य हैं, फिर भी उन्हें हमारे देश का संसद का अखंड हिस्सा माना जाता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट उन्हें माना जाता है, क्योंकि वो संसद को भंग, डिसॉल्व करने का अधिकार रखते हैं। तो प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं और साथ में राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें अखंड हिस्सा माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम हमारे देश में क्या है भाई? स्टेट लेजिस्लेचर का काम हमारे देश में है स्टेट लॉज को बनाना। हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर का काम है हमारे देश में स्टेट लॉज को बनाना। ठीक है, स्टेट लॉज। अब अगर हम बात करें, एक सेकंड लीजिएगा, सॉरी, अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल नंबर 168 से 212 के बीच में इसका जिक्र किया गया। तो भाग 6 में और आर्टिकल नंबर 168 से 212 के बीच में स्टेट लेजिस्लेचर्स हमारे देश में बताए गए। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स हमारे देश में 2 तरीके के हो सकते हैं। पहले होते हैं यूनिकैमरल, जिन्हें हम कहते हैं एक सदनीय, और दूसरे होते हैं बाई कैमरल, जिन्हें हम कहते हैं 2 सदनीय। तो स्टेट लेजिस्लेचर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो यूनिकैमरल एक सदनीय भी हो सकते हैं, या बाई कैमरल 2 सदनीय भी हो सकते हैं। जो यूनिकैमरल होते हैं वहां पर सिर्फ एक ही सदन होता है और उसे हम कहते हैं विधानसभा।
आसान भाषा में उसे आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। सिर्फ एक ही सदन है और इसके साथ साथ यहां पर राष्ट्रपति तो होंगे नहीं, स्टेट में कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएंगे। तो हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 168 में बताया गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर्स कैसे होते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब अगर हम बात करते हैं यूनिकैमरलिज्म की, तो भारत के 22 स्टेट्स ऐसे हैं जो यूनिकैमरलिज्म का पालन करते हैं। भारत में 22 ऐसे राज्य हैं जो कि यूनिकैमरल हैं, बोले तो एक सदनीय हैं। बाई कैमरल जहां पर होगा फिर वही कंसेप्ट होगा, एक होगा स्टूडेंट्स यहां पर अपर हाउस, एक होगा यहां पर लोअर हाउस। अपर हाउस का मतलब होता है यहां पर विधान परिषद, अपर हाउस का मतलब होता है विधान परिषद, लोअर हाउस का मतलब होता है विधान सभा। अपर हाउस का मतलब है विधान परिषद, लोअर हाउस का मतलब है विधानसभा। विधान परिषद जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं, और विधानसभा जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कह सकते हैं। तो अपर हाउस जो है वो विधान परिषद है जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लोअर हाउस विधानसभा है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कौन होते हैं यहां पर, गवर्नर साहब होते हैं, राज्यपाल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर साहब ना तो विधानसभा के सदस्य होंगे ना विधान परिषद के, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अखंड हिस्सा माना जाएगा। विधान परिषद जो होती है इसका जिक्र भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है, तो विधान परिषद का जिक्र आर्टिकल नंबर 171 में किया गया है, और विधानसभा का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 170 में किया गया है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो कि बाई कैमरल हैं, तो 28 स्टेट्स हैं। तो 28 में से हमारे देश में 6 राज्य जो हैं वो बाई कैमरल हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हमारे देश में जो हैं वो बाई कैमरल हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हमारे देश में बाई कैमरलिज्म का पालन करते हैं और 22 राज्य जो हैं वो यूनिकैमरलिज्म का पालन करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट, सॉरी 2 पॉइंट यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट है। नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। पहला पॉइंट ये है कि द लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, द लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन द अपर हाउस। हमारे देश में जो निचला सदन होता है वो उच्च सदन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब कि अगर हम बात करें सेंटर में, तो सेंटर में लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, और अगर स्टेट की बात करें तो विधानसभा इज मोर पावरफुल देन विधान परिषद। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, जनता उसमें वोट डालती है, और क्योंकि जनता वोट डालती है वो लोकतंत्र का प्रतीक है। राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शन में जनता वोट नहीं डालती है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो बॉडी डेमोक्रेटिकली चुनी जाएगी वो ज्यादा शक्तिशाली होती है। दूसरा, आप देखेंगे कि हमारे देश में कई राज्य जो हैं वो बाई कैमरल हैं। अब होता क्या है, आर्टिकल नंबर 169 में बड़े अच्छी चीज बताई गई है। आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया कि अगर भारत का कोई राज्य कहता है कि हमें बाई कैमरल कर दो, या कोई राज्य कहता है कि हमारे यहां से बाई कैमरलिज्म हटा दो, मान लो कि उत्तर प्रदेश कहता है कि भैया उत्तर प्रदेश से बाई कैमरल हटा दो, और हरियाणा कहता है कि हमारे यहां बाई कैमरल कर दो, तो कोई परेशानी नहीं है।
अगर कोई भी राज्य चाहता है कि भैया उनके यहाँ बाई कैमरलिज्म हो या ना हो, तो उस कंडीशन में उस राज्य को एक प्रस्ताव पास करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करना होता है 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद वो रेजोल्यूशन हमारे देश की संसद में आता है और संसद जो है उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करके वो काम कर सकती है। लेकिन हमारे देश की संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य के प्रस्ताव को माने या मानने से मना कर दे। जैसे तेलंगाना ने कहा है कि हमारे यहां से बाईकैमरलिज्म को खत्म कर दिया जाए। अब वो चीज संसद के पास पड़ी है, संसद उस पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लिख लीजिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट और एबॉलिश द विधान परिषद, in order to create or abolish the विधान परिषद, the विधान सभा ऑफ द स्टेट, जो विधानसभा है स्टेट की, नीड्स टू पास आ रेजोल्यूशन, नीड्स टू पास आ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद 2/3 मेजोरिटी, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से एंड सेंड इट टू द पार्लियामेंट, और उसे संसद को भेजना पड़ेगा। ठीक है, द पार्लियामेंट जो हमारे देश की संसद है नीड्स टू पास इट विद सिंपल मेजोरिटी, और संसद को उसे जो है एक सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। लेकिन संसद के पास ये डिस्क्रिशन है, संसद के पास ये अधिकार है कि भैया हम तुम्हारी बात माने या मानने से मना कर दें। भाई बड़ा सिंपल आंसर है भाई, या तो हम तुम्हारी बात माने या मानने से मना कर दें। तो ये संसद के पास क्या है, हमारे देश की पार्लियामेंट के पास यहां पर भैया क्या है, पार्लियामेंट के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिशन। तो संसद के पास स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिशन है कि भैया वो राज्य के प्रस्ताव को माने या मानने से मना कर दे। हालांकि संसद ऐसा नहीं करती, अगर राज्य ने कुछ कहा है तो संसद उस पर ध्यान जरूर देती है, लेकिन संसद की मर्जी है, हम चाहें तो करें ना चाहें ना करें, आप हमसे जबरदस्ती नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। It was indeed a great pleasure teaching you all. Have a nice day. Do take care of yourselves. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Matram. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य की विधायिकाएं। और अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं 11 पॉइंट कंपैरिजन। भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के 11 पॉइंट्स का एक कंपैरिजन है जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो 11 पॉइंट्स कंपैरिजन को आप जरा पढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई हमारी जो संसद होती है उसके दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर लिखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा,
विधान परिषद। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कंपैरिजन का? सबसे पहला पॉइंट है कंपैरिजन का, पॉइंट नंबर 1, मेंबर्स नोन एज, मेंबर्स नोन एज, भाई जो सदस्य होते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपीस, राज्यसभा के सदस्यों को हम कहते हैं एमपीस। एमपीस बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद के सदस्यों को हम कहते हैं एमएलसीस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमपीस को हिंदी में कहते हैं सांसद और एमएलए एमएलसी को हिंदी में कहते हैं विधायक। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे विधायक हैं, ये हमारे सांसद हैं, है ना। चाचा सांसद हैं हमारे भैया, चाचा विधायक हैं, सुना है कि नहीं? हाँ जी, बस वही है ये। बहुत बढ़िया। तो मेंबर्स नोन एज हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। भाई लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है? तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होती है आपकी 550, 550। पहले जो है वो 552 हुआ करती थी, लेकिन अब 550 है। अब आप कहेंगे सर दो कहां गए? दरअसल होता यह है कि जो दो सदस्य थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत वो कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। तो अब लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 होती है, ना कि 552। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत जो कंसेप्ट था आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो दो सदस्य थे जो नॉमिनेट हो सकते थे वो खत्म कर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट से कितने लोग आते हैं? तो स्टेट से आते हैं 524 और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं 26। तो स्टेट से 524 सदस्य हैं और यूनियन टेरिटरीज से जो हैं 26 सदस्य हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के 26 सदस्य होते हैं, राज्यों के 524 सदस्य होते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जिसमें स्टेट से आते हैं 230, यूनियन टेरिटरीज से आते हैं 8। अब बच्चे हमसे कहते हैं सर ये तो राज्यसभा है, ये तो राज्यों की सभा है, यहां यूनियन टेरिटरी वाले क्या कर रहे हैं? दरअसल हमारे देश की 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिन्हें राज्य का विशेष दर्जा दिया गया है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली के 3 सदस्य, पौंडीचेरी का 1 और जम्मू कश्मीर के 4। तो टोटल 8 सदस्य जो हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं। इसके साथ साथ 12 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सचिन तेंदुलकर, रेखा, अनुवागा, मणिशंकर अय्यर, शबाना आजमी, मैरी कॉम, केटीएस तुलसी, ऐसे 12 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 500।
500 जो है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 500, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो है एक मिनिमम स्ट्रेंथ भी होती है 60, इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ भी होती है 60। ठीक है, और यहां पर एक्सेप्शन है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पौंडीचेरी को, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पौंडीचेरी को एक्सेप्शन है क्योंकि इनके पास 60 सदस्य भी नहीं है। तो इनके पास 60 सदस्य भी नहीं है भाई साहब, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पौंडीचेरी में 60 सदस्य भी नहीं हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम यहां पर। अगर विधान परिषद की बात करें तो यहां की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होती है नॉट मोर देन 1/3 ऑफ विधानसभा। विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो विधान परिषद में 100 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य जो हैं विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं, और मिनिमम सदस्य जो होते हैं यहां पर वो होते हैं 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा, और वो ये है, इससे पहले मैं लिखूं यहां पर, इसे मिटा देता हूं। नोट कर लीजिएगा, बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत, बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा has been fixed for 25 years, that is till 2026। सन 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगी और वो बढ़ नहीं सकती हैं। जैसे लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ नहीं सकती और विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ नहीं सकती, तो इन्हें फिक्स कर दिया गया है सन 2026 तक। 2026 के बाद फिर से भाई डिलिमिटेशन वगैरह बढ़ाया जाएगा और फिर से बढ़ाने की बात करी जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई नियम नहीं कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ओके। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है प्रेजेंट स्ट्रेंथ। भाई इस समय हमारे देश की संसद वगैरह जो है उसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? तो लोकसभा की हमारे देश में प्रेजेंट स्ट्रेंथ अभी जो है वो 543 है। ये इस समय हमारे देश की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543। मतलब 7 सीटें जो हैं इस समय वो वेकेंट चल रही हैं। उसके कई रीजन हो सकते हैं। तो 7 सीटें इस समय वेकेंट चल रही हैं। टोटल जो इस समय प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 543 है। राज्यसभा की जो इस समय प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 245। 250 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है
वो 245 है। ठीक है, विधानसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं NA, विधान परिषद की लिख सकते हैं NA। भाई ये हर राज्य में अलग होती हैं, आबादी के आधार पर है। यूपी में 403 सदस्य हैं, दिल्ली में 70 सदस्य ही हैं। तो हर राज्य की विधानसभा में अलग अलग सीटें हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। तो यूपी में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे ऐसे ही चलता रहता है, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चल सकते हैं। तो इनका हर राज्य में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो हर जगह पर डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता है व्हाट इज द मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल, विधानसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। तो 25-30, 25-30। ठीक है, तो 25 साल मिनिमम, राज्यसभा में 30 साल, विधानसभा में 25 साल, विधान परिषद में 30 साल, 25-30, 25-30। ठीक है, हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है टर्म। भाई टर्म कितना है? लोकसभा का टर्म होता है, आपको मालूम है, 5 साल। राज्यसभा का टर्म होता है 6 साल। विधानसभा का टर्म होता है 5 साल और विधान परिषद का होता है 6 साल। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 1/3 रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सॉरी, 1/3 रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये कंसेप्ट समझिएगा, होता क्या है कि हमारे देश में जो राज्यसभा है और विधान परिषद है, ये क्योंकि परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो इनको रोटेशन बेसिस पे चलते रहना है। तो 1/3 हर 2 साल में रिटायर होंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब हमारे देश में पहली बार राज्यसभा चुनी गई, तो पहली बार जब राज्यसभा चुनी गई तो इसके अंदर टोटल 245 सदस्य। फॉर एग्जाम्पल, तो शुरुआत में 2 बार जो है बेटा बलि दी गई। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि जब 245 सदस्य थे, इन्हें 3 भागों में बांटा गया, ए, बी और सी। ए के अंदर थे 82 सदस्य, बी के अंदर थे 82, सी के अंदर थे 81। अब ये भाई साहब राज्यसभा चुनी गई। 2 साल बाद क्या होता है कि जब 2 साल बाद ये ए है, ये बी है और ये सी है, 2 साल भाई साहब निकल गए। अब 2 साल बाद क्या होता है, एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अब लकी ड्रॉ में क्या आता है कि भाई साहब बी का नाम आ जाता है, तो बी के जो 82 सदस्य हैं उन्हें कहा जाता है भैया जाओ, और इसके जगह पर एक नया ग्रुप आ जाता है डी, और डी के अंदर ये अभी 0 ईयर्स हुए हैं इनको, और इसके अंदर 82 सदस्य आ गए। ठीक है, इनको 0 ईयर्स हुए हैं अभी। फिर 2 साल बाद ये ए है, ये सी है और ये डी है। अब इनको हो गए 4 साल, इनको हो गए 4 ईयर्स, इनको हो गए 2 ईयर्स। अब फिर से लकी ड्रॉ निकला। इस बार लकी ड्रॉ में सी का नाम आ गया, तो सी के लोग बाहर, इनके जगह एक नया ग्रुप आ गया ई, इसको अभी 0 ईयर्स हुए। फिर 2 साल बाद अब बचा ए, डी और ई।
अब ए को हो गए 6 साल, डी को हो गए 4 साल और ई को हो गए 2 साल। तो जो 6 साल होता जाएगा वो बाहर होता जाएगा, तो जिसको 6 साल होते जाएंगे वो बाहर होता जाएगा। तो इस तरह से शुरुआत में 2 बार जो है भाई साहब बलि दी गई लोगों की, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य जाते रहते हैं, जिनके 6 साल पूरे होते जाते हैं वो जाते जाते हैं। सो ये टर्म हो गया। टर्म के बाद पॉइंट नंबर 6 आता है सैलरी। भाई लोकसभा के सदस्यों की सैलरी कितनी होती है? तो अभी ये सैलरी बढ़ाई गई थी, तो लोकसभा के सदस्यों की सैलरी होती है महीने की 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया महीना भाई साहब इन्हें सैलरी दी जाती है। वाह भाई वाह, क्या बात है। राज्यसभा के सदस्यों को भी वही सेम होता है, 1 लाख रुपया महीना सैलरी मिलती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सैलरी फिक्स्ड नहीं है भाई, हर राज्य में डिफरेंट होती है। कहीं पर 60,000 भी मिलते हैं, कहीं 1 लाख मिल रहे हैं, कहीं 4 लाख भी मिलते हैं। तेलंगाना वगैरह में बहुत हाई सैलरी है। तो डिपेंड्स, हर राज्य में अलग अलग सैलरी है। और विधान परिषद में भी सैलरी जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो हर राज्य में डिफरेंट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट सैलरी क्या मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए यहां तक। 6 पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी बताइए। छठा पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। 7वां पॉइंट ये कहता है कि इनके हेड्स कौन होते हैं। लोकसभा का हेड जो होता है वो होता है स्पीकर, और अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा का हेड जो है वो है स्पीकर, और वो नहीं है तो हो गए डेप्यूटी स्पीकर, जिनका जिक्र आर्टिकल नंबर 93 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यसभा के हेड जो होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, और वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन। अभी बताता हूं इनके बारे में, आपको टेंशन ना लीजिएगा। चेयरमैन होते हैं, वहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन, इनका जिक्र आर्टिकल नंबर 89 में किया गया है। विधानसभा का हेड होता है स्पीकर, वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर। इनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 178 में किया गया है। और विधान परिषद में चेयरमैन, और वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन, इनका जिक्र आर्टिकल नंबर 182 में किया गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। हमारे देश में चाहे स्पीकर ऑफ लोकसभा हो या डिप्टी स्पीकर हो, स्पीकर ऑफ लोक संविधान सभा हो या डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हो, ये सारे के सारे लोग इन सदनों के सदस्य भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों लोकसभा का सदस्य ही होगा। विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर विधानसभा के सदस्य ही होंगे। विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन विधान परिषद के सदस्य ही होंगे। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा सदन है जिसका हेड उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो हेड होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अब ये बड़ा सिंपल है, जैसे कि अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे चुने जाते हैं जब लोकसभा चुनी जाती है, या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे चुने जाते हैं। बड़ा सिंपल है, जब लोकसभा चुनी जाती है या विधानसभा चुनी जाती है तो उस कंडीशन में एक चुनाव होता है।
चुनाव में क्या होता है भाई साहब, लोकसभा में टोटल सदस्य हैं, सपोज करिए लोकसभा में टोटल सदस्य 543 हैं और प्रेजेंट सदस्य जो हैं वो 500 थे। तो होता यह है कि अब 500 सदस्यों की 50% प्लस 1 मेजॉरिटी होती है 251। तो जिस सदस्य को 251 सीटें मिलेंगी, 251 वोट मिलेंगे, वो सदस्य बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, समझ रहे हो? सिंपल मेजॉरिटी से इनका इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन जो होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। देखिए मैं एक जगह लिख के देता हूं आपको। जो हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से होता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर लोकसभा में 500 सदस्य, 543 सदस्य हैं, प्रेजेंट सदस्य जो हैं वो 500 हैं और वोटिंग सदस्य भी 500 हैं, तो 500 का 50% होता है 200, 250 प्लस 1। तो जिसको 251 वोट मिलेंगे वो भाई साहब स्पीकर बन जाएगा, वो स्पीकर बन जाएगा। ये इनका इलेक्शन होता है, चाहे स्पीकर हो या चेयरमैन हो, सिर्फ राज्यसभा को छोड़ करके। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी यही सीन है। और अगर इनका रिमूवल करना है तो इनका जो रिमूवल होता है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है। इनका रिमूवल कैसे होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ऑफ ऑल ऑफ टोटल माइनस वेकेंट। सपोज करिए कि लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 543, लेकिन उसमें से वेकेंट सीट जो हैं वो 13 सीटें वेकेंट हैं, तो 530। तो एक्चुअल में 530 का 50% कितना हुआ? 265 प्लस 1, तो 266 वोट मिलेंगे, तो उनको भैया हटा भी दिया जाएगा। तो इनको इलेक्ट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और रिमूवल करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि हमारे देश में जाहिर सी बात है, जो पार्टी जीतेगी, जो पार्टी चुनाव जीतेगी, स्पीकर भी उसी पार्टी का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि उस पार्टी के पास सीटें ज्यादा हैं, वोट ज्यादा हैं, तो उसका ही आदमी जीतेगा। लेकिन हमारे देश में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है, हमारे देश में एक बहुत अच्छी अनकही अंडरस्टैंडिंग है, और वो ये है कि जो स्पीकर होता है ना, या चेयरमैन होते हैं या डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो आदमी थोड़े से शांत स्वभाव का हो। गुस्से वाला इंसान, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को स्पीकर के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि भैया संसद में इतना हंगामा होता है, देखा नहीं वहां भाई मारपीट वो दारू हो जाते हैं। अब वहां पता चला गुस्सा आ गया, स्पीकर को लगा दिया तमाचा। नहीं बेटा, स्पीकर साहब हमेशा बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। बोलते नहीं अरे राहुल जी बैठ जाइए, अरे लालू जी शांत हो जाइए, आप प्लीज बोलिए, आप प्लीज बैठ जाइए, ऐसे बात करते हैं। तो हमेशा स्पीकर जो है, ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है पार्टियों के बीच में कि भैया गुस्से वाले इंसान, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को स्पीकर ना बनाया जाए, क्योंकि भैया वो बवाल हो सकता है। तो स्पीकर नहीं बनाया जाता, ऐसे व्यक्ति को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, तो 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये इतने बढ़िया पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी आगे। अब 8वां पॉइंट क्या कहता है? ओथ। भैया ये शपथ कौन दिलाएगा? देखिए ये भी बड़ा सॉलिड कंसेप्ट है। लोकसभा में नियम यह कहता है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएं, या आप कह सकते हैं प्रो टेम स्पीकर। देखिए ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है।
अब राष्ट्रपति बेटा इतने सारे सदस्यों को शपथ थोड़ी ना दिलाता है, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है। अब होता क्या है, जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो सारे सदस्य तो उसमें नए हैं, तो अब ये होता है कि भैया प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाए। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली क्या होता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे सीनियर होता है, एज में नहीं एक्सपीरियंस में, ज्यादातर यही होता है। तो जो सीनियर व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिला देता है और राष्ट्रपति कहता है भैया मेरे बिहाफ पर बाकी सबको तुम शपथ दिला दो। तो प्रोटेम स्पीकर का काम बेसिकली क्या है, प्रोटेम स्पीकर का काम है शपथ दिलाना, और राष्ट्रपति शपथ प्रोटेम स्पीकर को दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर बाकी सारे सदस्यों को शपथ दिला देता है। ठीक है, नियम यही कहता है। तो नियम ये कहता है कि भैया प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाएंगे और बाकी सारों को जो है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब राज्यसभा में शपथ दिलाने का काम भाई साहब हमारे चेयरमैन साहब करेंगे, वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। विधानसभा में शपथ जो है नियम अनुसार तो गवर्नर साहब दिलाते हैं, लेकिन वो प्रथा का पालन होता है, प्रो टेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। हाँ जी, मतलब आप देख रहे हैं ना कि जो काम लोकसभा में हो रहा है वही सेम विधानसभा में हो रहा है। और विधान परिषद में शपथ जो है या तो चेयरमैन साहब दिला देंगे या भाई साहब डेप्यूटी चेयरमैन दिला देंगे, कोई परेशानी नहीं है। रेजिग्नेशन, पॉइंट नंबर 9, रेजिग्नेशन। भाई लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो इस्तीफा किसको देते हैं, लोकसभा के सदस्य अपना इस्तीफा जो है वो स्पीकर महोदय को दे देंगे या डेप्यूटी स्पीकर को दे सकते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना इस्तीफा स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को। अब मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ा है तो एक दूसरे को दे देंगे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य अपना इस्तीफा चेयरमैन साहब को देंगे या डिप्टी चेयरमैन साहब को देंगे। अब यहां पर अगर चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना पड़ा तो किसको देंगे, समझ रहे हैं? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा तो राष्ट्रपति को देगा और डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को दे देगा। ओके, यहां पर भी वही कंसेप्ट है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, यहां पर भी वही चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। पॉइंट नंबर 10, मेंबर्स कम थ्रू, नहीं। तो यहां तक हमारे पॉइंट नंबर रेजिग्नेशन हो गया। रेजिग्नेशन के बाद आगे बढ़िए। हाँ, रेजिग्नेशन के बाद डिसॉल्व्ड बाई, लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को भैया भंग करने का अधिकार प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कोई ऐसी मर्जी नहीं है कि ऐसे डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, मर्जी नहीं होती है ये। राज्यसभा जो है कैन नॉट बी, क्योंकि राज्यसभा मैंने आपको बताया था परमानेंट हाउस है। विधानसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है, गवर्नर साहब कर सकते हैं। विधान परिषद जो है वो क्या है, कैन नॉट बी, क्योंकि परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है ना, डिसॉल्व नहीं हो सकते। 11वां पॉइंट, मेंबर्स कम थ्रू, मेंबर्स कैसे आते हैं, मेंबर्स कैसे आते हैं भाई साहब, बड़ा सिंपल है। मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ये डायरेक्टली जनता चुनती है, आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा में यहां पर भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल सेम है, जनता चुनाव वोट डालती है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, दे आर इलेक्टेड बाय द विधानसभा, दे आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है,
तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा इलेक्ट होते हैं। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। राज्यसभा के सदस्य जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा के जो हमारे सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, जल्दी बताइए। राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विधानसभा। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, क्योंकि स्टेट से आ रहे हैं ना। हाँ जी। तो स्टेट की जो विधानसभा है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेज देती है। क्लियर। यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं 31, और विधान परिषद के जो हैं सदस्य 5 डिफरेंट वेज। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए, विधान परिषद के सदस्य जो हैं 5 अलग अलग तरीकों से आते हैं। अब आप पूछेंगे विधान परिषद के सदस्य ये जो 5 अलग अलग तरीकों से आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कैसे आते हैं। तो 5 तरीके हैं। 1/3 इलेक्टेड बाय विधानसभा, 1/3 जो है वो विधानसभा चुनकर भेजती है। 1/3 इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, 1/3 जो है वो लोकल बॉडीज चुनकर भेजती हैं। लोकल बॉडीज बोले तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। 1/12 इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, 1/12 जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स चुनकर भेजते हैं। 1/12 इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट टीचर्स, 1/12 जो हैं वो सरकारी टीचर चुनकर भेजते हैं। और बाकी जो 1/6 हैं वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। 1/6 जो हैं वो राज्य के राज्यपाल नॉमिनेट करके भेजते हैं। तो इस तरह से आपके विधान परिषद के सदस्य इलेक्ट होके आते हैं 5 अलग अलग तरीकों से। 1/3 जो है विधानसभा भेजती है, 1/3 जो है लोकल बॉडीज पंचायत म्युनिसिपैलिटीज से आते हैं, 1/12 जो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सुनते हैं, 1/12 गवर्नमेंट टीचर सुनते हैं, और 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये हमारा जो है 11 पॉइंट का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट का कंपैरिजन है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि विधानसभा और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इनका जो क्वालिफिकेशन है क्या है। मैंने आपको बताया था, देखो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है भाई। अगर बड़ा सिंपल है, सबके लिए एक पॉइंट सेम है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 साल के होने चाहिए। अगर आप राज्यसभा और विधान परिषद के लिए चाहते हैं तो 30 साल होने चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद रजिस्टर्ड एज वोटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्टर्ड एज वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्युएंसी, आपका नाम भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में एज अ वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्युएंसी, किसी भी क्षेत्र में आपका नाम एज अ वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरा नाम लखनऊ वेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी में एज अ वोटर रजिस्टर्ड है। तो आप चाहे लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हो, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आपका नाम भारत में कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहले हमारे देश में नियम था कि राज्यसभा के लिए जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य की कॉन्स्टिट्युएंसी में होना चाहिए, अब ऐसा नहीं। उसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। डिस्क्वालिफिकेशन भैया तब होता है जब आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पकड़े जाते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पकड़े जाते हैं आप। ठीक है,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आप पकड़ लिए गए, आप अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब आपको पागल घोषित कर दिया गया है। आप जो हैं प्रूवन इंसॉल्वेंट हैं, मतलब आप जो हैं विलफुल डिफॉल्टर हैं बैंक वगैरह के, जैसे विजय माल्या वगैरह हैं। हाँ जी। एब्सेंट फॉर 60 डेज विदाउट नोटिस, आप 60 दिन से ज्यादा गायब हैं बिना नोटिस दिए। ठीक है, आप 60 दिन से ज्यादा गायब हैं भैया, नोटिस नहीं दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पकड़े गए, अनसाउंड माइंड के हो, इंसॉल्वेंट हो, एब्सेंट हो। ठीक है। हाँ, आप जो हैं भाई साहब एंटी डिफेक्शन लॉ पे पकड़े गए हैं। आप एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, हाँ जी, एंटी डिफेक्शन लॉ बोले तो दल बदलू कानून में आप धरे गए हैं। दल बदलू कानून आगे पढ़ाएंगे आपको हम, उसमें आप धरे गए हैं। ठीक है, आपने देश की नागरिकता को छोड़ दिया है और किसी और देश की नागरिकता आपने एक्वायर कर ली है, सिटीजनशिप एक्वायर की है आपने अदर कंट्री। आपने बिना बताए देश की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्वायर कर ली, तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन है और ये हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है। तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है भैया, हाँ जी। तो ये हमारा 11 पॉइंट कंपैरिजन हो गया बिटवीन स्टेट, बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।